नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओली क्रिकेट पर। आज देखिए हम लोग आधुनिक भारत देखेंगे। जो हमने पॉइंटर शुरू किया है उसका आधुनिक भारत है ही अगला वीडियो। बाकी जिसने नहीं देखा है, एंशिएंट और मिडिवल पढ़ गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। ये वन लाइनर है आपका। तो इसमें आप पुराने यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी पेपर होते हैं उनका वन लाइनर है ये, केवल यूपीपीएससी के लिए, बाकी किसी अदर स्टेट का नहीं है, क्योंकि आयोग इसी से आपको पूछता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखिए, कोई भी कोर्स अगर लेना है हमारा या नोट्स लेने हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका ब्यौरा दिया है, वो आप देख सकते हैं और उससे संपर्क कर सकते हैं जो भी लेना है। मंथली आंसर राइटिंग 1 जून से शुरू हो रही है आपकी पेपर 1 की, क्योंकि पेपर 4 वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो पेपर 1 स्टार्ट हो रहा है, वो कर सकते हैं, क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और पेपर 5 और 6 भी शुरू हो रहा है आपका, तो पेपर 5 और 6 जिसको करना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं इस पे 8527434727 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आधुनिक भारत, इसमें देखते हैं। पहला है टॉपिक आपका मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। पहला देखिए, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पौंडीचेरी में की गई है। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था वो कौन था? बाकी थे 3 जैसे ऑप्शन में दिए थे, लेकिन पीटर मुंडी नहीं था। तो पीटर मुंडी कहाँ का था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो वो कोचीन में बनाया है। और देखिए इसमें अगला है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर, क्या नाम है इनका? मिर्जा गालिब। तो ये जो मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो वो आगरा था। अगला है बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली में। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया है। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए वो थे पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। आगे देखते हैं। आगे आपका बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना, ये कहाँ था? तो ये चिंसुरा में था। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, किसने की थी दीवानी? तो शाह आलम द्वितीय ने। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो ये लुई 14वां के शासनकाल में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये अकबर था। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र मिला था? तो वो थी लीवेंट कंपनी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1839 में, 1839 में। अब देखिए कुछ कालानुक्रम में व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है? तो ये पंजाब का विलय हुआ था, सिक्किम का हुआ उसके बाद बर्मा का विलय हुआ, फिर झांसी का विलय हुआ है। तो ये आप डेट और इनकी याद कर लीजिए, यहाँ पे कब हुआ है वो आप सर्च करके ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका विलय कब कब हुआ था और किसका शासनकाल था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में किसके था? तो ये किसके था? तो पुर्तगाली शासन था इस पे। अब स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर और पंजाब जैसे राज्यों को देखते हैं। अगला है इसमें, तो ये है राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की? तो ये लाहौर में की थी। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? तो लहना को घोषित किया था। द्वितीय मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ? तो मंगलौर की संधि के बाद समाप्त हुआ। कब हुई थी बताइए? 1882 में हुई थी या 84 में हुई थी? बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में विजयी कौन थे? तो हैदर अली विजय हुए थे इसमें। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? तो कोलीपुर में हराया था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो वह था पीई रॉबर्ट्स। किसने किया है? पीई रॉबर्ट्स ने। आगे देखते हैं। आगे है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था वो गवर्नर जनरल? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ईश्वर की इच्छा थी मैं
सब धर्मों को एक निगाह से देखूं। इसकी ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। किसने बोला था? महाराणा रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? श्रीनगर सम्मिलित था। आगे देखते हैं। आगे है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो राजा दिलीप सिंह। ठीक है। आगे है इसमें अंतिम वो सिख राज्य का अंतिम शासक, ये फिर से रिपीटेड है। ठीक है। आगे है, देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में। मंगलौर की संधि कब हुई है? 1784 में। ये पूछे थे ना अभी ऊपर, तो देखिए सालवाई की हुई है 1782 में, और मद्रास की हुई है 1769 में, यानी 69 में। तो ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन में कौन गया था? तो अजीमुल्ला खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कुछ मैचिंग है यहाँ पे। कब हुआ ये? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ है 1750 से 1754, और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1803 से 5। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है 1778 से 1780। पेशवा बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो ये नाना साहब। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ कौन से युद्ध में? प्लासी के में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। क्या था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की किसने? मीर कासिम ने। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये किसने बोला था? जीबी मैकाले ने। अगला है वह स्थान जहां प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, वो कौन, कब, कहां पे? मुर्शिदाबाद में। अब देखते हैं कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां क्या रही हैं। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 29 मार्च 1849 ईस्वी को। विलय का सिद्धांत के तहत सही क्रम बताना था, तो सतारा हुआ है कब? 1748 में। और बघाट कब हुआ? इनका विलय आपको बताना है। तो ये सबसे पहले सतारा हुआ है, फिर बघाट हुआ है 50 में, उदयपुर हुआ है 52 में, फिर झांसी हुआ है कब? झांसी 56 में। ठीक है। 1800 है, 1850, 1852। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सतारा हुआ 1848 में। सबसे पहले सतारा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति लागू किसने की? लागू कर दिया था। कहाँ पे? तो मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत में लागू हो गई थी ये। अब आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ कब? 1877 में। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? इंदौर के होलकर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी गद्दी से कब उतारा था? 1856 में। और लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था कब? 1856 में। रिंग फेंस की नीति के नाम से कौन जुड़ा है? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखते हैं। और ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार देखते हैं। इसमें है धर्मार्थ बंदोबस्त अधिनियम, और कब पारित हुआ था? 1890 में। भारतीय सिविल सेवा के लिए के अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, वो किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और कब इसमें आयोग कब गठित हुआ है? तो 1926 में हुआ है। याद रखिए इसको, 1926 में आयोग बना था। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत। आगे देखते हैं। ये सुमेल करना है। कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कब लागू हुआ? ये 1859 में। इंडियन पीनल कोड 1860 में। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में। पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? 1861 में। अगला है 18वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कौन करता था? तो दरोगा था। याद रखिए, पूछा गया, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2022-23 का ही क्वेश्चन है ये।
मनुष्यों के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार प्रयोग 1860 में भारतवर्ष में कहाँ किया गया था? विलियम हर्शेल ने किया था। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? कानूनों के संग्रह से। अब अगला है टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। ये भी पूछ लेता है स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? तो ये दुर्भिक्ष से संबंधित है, यानी अकाल से। दुर्भिक्ष को अकाल बोलते हैं। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी थी? तो ये बंगाल से निर्यात होती थी सोना, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो एम.आर. जयकर ने। अगला है 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति को अत्यधिक प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण बाहरी घटनाएं बतानी है। तो वो थे रूस जापान युद्ध। कब हुआ था? 1904 और 5 में। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए उत्तरदायी कारण नहीं था। कौन सा नहीं था? भारत में राजनीतिक विविधता। ये नहीं था, बाकी जो ऑप्शन में दिए थे वो सब थे। इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह। घटनाओं का सही कालक्रम देखिए। पहले दांडी मार्च हुआ है, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ है, फिर सांप्रदायिक घोषणा हुई है और फिर उसके बाद में पूना समझौता हुआ था। डेट बताइए इनका कब कब हुआ है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बहुत आसान है, अब पढ़ते हैं तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव किस विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। आगे देखते हैं। इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। अब आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, ये जन्मस्थली कहाँ थी? तो वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की साम्राज्य की घोषणा हुई थी जो इलाहाबाद में, उसी के तहत। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात पूछा है, कितना था? 1857 से पूर्व था 1:5, यानी एक ब्रिटिश था, 5 भारतीय थे। 1857 के स्वतंत्रता के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो ये दिल्ली को ही किया था। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो वो अवध से थी। तो इसे आप फैक्ट को, जो पेपर 5 जुड़ा है आपका, उसमें भी डाल सकते हैं। आपसे पूछता ही 1857 में उत्तर प्रदेश की भूमिका बताइए। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिपाहियों ने संख्या कहाँ थी? तो अवध से थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां। और इनके बारे में भी देखिए 2023 में सीधा सीधा प्रश्न आया था, तो वो भी आप यहाँ से कुछ पॉइंट डाल सकते थे, है ना। तो ये आपके लिए पेपर 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन किसका था? तो जेम्स आउट्रम का। यह सैन्य विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। ये 1857 के बारे में किसने बोला है? एस.एन. सेन का कथन है ये। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो तीरथ सिंह है, या तिरोत सिंह समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ मैचिंग के लिए है। चेरो विद्रोह कब हुआ? तो 1870-71 में। कुकी विद्रोह कब हुआ? तो 1826 से 49 के बीच में। कोल विद्रोह हुआ 1831 से
1939 के बीच में। संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 में। तो ये मैचिंग के लिए आया। मैचिंग में बहुत पूछता है, डेट आपको पता होनी चाहिए। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था? तो बंगाल था। मुंडा बगावत का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। कोली विद्रोह, कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था, कहाँ था ये? छोटा नागपुर में। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? केरल से। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो ये मणिपुर से दे रहा है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना था नागालैंड, तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आयोग ने माना है, लेकिन ये शायद ये हुआ, ये आयोग वाला आंसर है, लेकिन नागालैंड इसका जिया तरंग का सही आंसर था, हुआ था, लेकिन आप आयोग के इसी को मानिए। सन्यासी विद्रोह भड़का था, तो ये बंगाल में। आगे देखते हैं, पावना विद्रोह कब हुआ है? तो ये 1873 से 85 तक। एका विद्रोह 1922। संथाल विद्रोह 1855-56। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नारायण मेधाजी लोखंडे, यानी एनएम लोखंडे शॉर्ट में आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामने को किसे बोला जाता था? राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका सुमेलन के लिए आया है। तो देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ है? 1879-80 में। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 तक। बंगाल नील विद्रोह कब हुआ है? 1859-60 में। जयंतिया विद्रोह हुआ 1860 से 63 तक। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा को। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो कौन था? मालवा। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था कब? 1866 में। 1921 का मोपला विद्रोह कब हुआ? ये कहाँ हुआ? मालाबार में। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1875 में। आगे देखते हैं, अलीगढ़ वाला हो गया। तेभागा आंदोलन है, कब हुआ ये? 1946-47 में। मोपला 1921-22 में, कहीं कहीं 22 दे देता है, 21 इसका सही है। पावना किसान विद्रोह कब हुआ? 1879-80 में। बंगाल नील विद्रोह 1859-60 में। ठीक है, अब आ जाता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरेजियो। 1924 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था कौन सा आंदोलन? बाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए, भारत धर्म महामंडल कहाँ से, इसका कहाँ था? तो ये हरिद्वार में था। देव समाज की मुख्यालय लाहौर में था। ये सनातन धर्म रक्षणी सभा ये कलकत्ता में थी। कहाँ थी? कलकत्ता में। राधा स्वामी सत्संग ये आगरा में था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था, कौन थे? ज्योतिबा फुले। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। ज्योतिबा फुले संबंधित थे किससे? जाति विरोधी आंदोलन से। महाराष्ट्र का सुकरात किसे बोला जाता है? एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया? आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? तो राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? तो 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित किया था किसने? केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में शुरू ये स्थापित हुआ था।
प्रार्थना समाज। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो लड़कियों की थी 14, लड़कों की थी 18। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक जीके गोखले। पश्चिम भारत के डी के कर्वे का नाम किस संदर्भ में जुड़ा है? तो स्त्री शिक्षा से, विधवा पुनर्विवाह से, दोनों से जुड़ा है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था, वो कौन थे? राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं कहूंगा, ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक का कथन है ये। आगे देखते हैं, अगला है इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी, ये लास्ट इसमें है। अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक देख ही चुके सर विलियम जोन्स थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्काइन पेरी ने। किसने? अरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। अब देखते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जो विशेष जोर दिया गया था, कौन सी शिक्षा थी? तो वो प्राथमिक शिक्षा पे ज्यादा दिया गया था। सैडलर आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित था? सैडलर शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों को प्रतिमान के रूप में किसने लिया था? ये लंदन के प्रतिमान के रूप में लिया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किस से संबंधित थे? तो बीजी तिलक थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तन कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। कहां से हुआ था? कोलकाता से। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी किसके द्वारा? बेलेजली के द्वारा। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी निस्यंदन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया? मैकाले के द्वारा। आगे देखते हैं 1857 से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है राजनीतिक संस्थाओं वाला, क्योंकि ज्यादातर आप भूलते हैं यहाँ से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है। तो इसमें है 1857 में ये भारतीय प्रश्नों की पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, कब? 1866 में लंदन में इसका गठन किया था, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। थियोसोफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, तो सांख्य दर्शन में। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में हुई थी, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ही कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। आगे देखते हैं आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, तो वो थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। किसके? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? राजा शिव प्रसाद हिंद। दोनों ने मिलकर किया था। अब देखिए कुछ संस्थाएं हैं और इनका स्थापना वर्ष है। अखिल भारतीय महिला संघ या सम्मेलन कब हुआ था स्थापित? 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1887 में। अब आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्य प्रणाली और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, तो किसने नहीं की थी? बाल गंगाधर तिलक ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किसने किया? तो ये लोकमान्य तिलक जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर इसका उपहास उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। तो कौन से अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में आयोजित हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। आगे देखते हैं, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रहे? तो ये रहे थे अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1850 में महासचिव कौन था? ए.ओ. हुयूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। ये तब किया गया था। भगत सिंह की फांसी के बाद में ये समस्या खड़ी हुई थी, तब आपको ये चीजें याद होंगी। आगे देखते हैं, तो डिटेलिंग यहाँ नहीं कर सकते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया? तो लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक इच्छा है, विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता कर सकूं। तो ये किसने घोषणा की थी? तो ये करजन की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया तो बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार नियुक्त हुए? 2 बार, 1909 और 1918 में। अब देखिए कुछ ये सुमेल करने के लिए आए अधिवेशन और उनके अध्यक्ष। तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने की थी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक अधिवेशन की थी अध्यक्षता। सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की थी 1925 के। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की थी, ठीक है। ये कब हुआ था? 1938। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की तो ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण आ जाता 1885 से लेके आपका 1905 तक। आगे देखते हैं, इसमें लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, ठीक है। आगे महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? बीजी तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये भी बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में। पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया तथा इसे एक राजनीतिक रंग दिया किसने? तिलक ने। अब आ जाते हैं बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो आगे है इसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना
किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल कर्जन। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ रहा है, सर एंड्रयूज फ्रेजर हैं। स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की समय की थी, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्लई ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या घटित हुआ? तो पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का निर्माण हुआ। कांग्रेस का सूरत विभाजन एवं क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं। चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष विचारक थे भगत सिंह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को किस शहर में फांसी दी गई थी? किस जेल में? गोरखपुर में। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, तो वो थे खुदीराम बोस। अब कुछ घटनाएं दी हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई है 1916 में। ये कमेटी है पूरी, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी 1916। केंद्रीय असेंबली बम कांड कब हुआ? 1929। चटगांव शस्त्रागार छापा कब हुआ? 1930 में। 1926 में नौजवान सभा का गठन हुआ था। इनमें से प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ये थे अंबिका चक्रवर्ती जी, ये इसके सदस्य नहीं थे। किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आजाद नहीं करना है, अपितु जमींदारों एवं पूंजीवादियों से भी आजाद करना है, कथन किसका था? तो भगत सिंह का। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ? कानपुर में, यानी HRA शॉर्ट में। यही बाद में HSRA बन जाता है। ठीक है, बताइए कमेंट में कब बनता है। वह महिला क्रांतिकारी जिसको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया, तो ये कल्पना दत्त थी। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच गए, तो ये चंद्रशेखर आजादी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कानपुर में हुआ। भारतीय अशांति का जनक किसको बोला जाता है? बीजी तिलक को। अब आगे है कारागार जिसमें पंडित प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई, तो गोरखपुर जेल में। युग में दिया है जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी दी गई, तो ये मदन लाल ढींगरा थे और ऊधम सिंह थे। इन दोनों को लंदन में इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, उसमें इन्हें मृत्युदंड दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम पूछ रहे हैं, तो अशफाक उल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री ग्रहण करने के समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी, तो वो थी बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसने कहा था? भगत सिंह ने। प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसने कहा था? तो भगत सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी किसे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बीजी तिलक ने। कई बार रिपीट हो चुका है। अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग का गठन एवं कार्य प्रणाली। तो यह है MLNC दल का निजी अर्धसैनिक संगठन था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग।
मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक विरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला बनाया था किसने? राजगोपालाचारी ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आगा खान ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें एम.ए. जिन्ना ने 14 सूत्रीय कितने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो कब? 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये खलीकुज्जमा ने। वह तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की, तो 16 अगस्त 1946 को। अब देख लेते हैं दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। ये हुआ है आपका। आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया कब? 1911। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912। लखनऊ समझौता देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। किसने कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और आगे है इसमें अतिवादियों यानी एक्सट्रीमिस्ट्स और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए? तो लखनऊ में। आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन आ जाता है आपका अगला टॉपिक। तो इसमें है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी, लंदन में हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की। वह कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आंदोलन जिससे संबंधित गांधी जी से संबंधित नहीं थे वो था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कहाँ दिया गया? होम रूल आंदोलन के समय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अस्तित्व में कब आया था? कांग्रेस के नरमपंथियों तथा उग्रवादियों के मतभेद के कारण। आगे देखते हैं। आगे आपका होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? तो ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वो कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन। भारतीय अशांति के जनक लोकमान्य तिलक को बोला जाता है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अराजकता का पिता किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। आगे है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि 1915 में दी गई थी, जिन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद लौटा दी गई थी कब? 1919 में। क्रांतिकारी नेता कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड की हत्या का प्रयास किसने किया? तो गोपीनाथ साहा ने। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। मैम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया। तो सर्वप्रथम इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरी को मुक्त कराने का अभियान आरंभ किया था पटना से। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रानाडे। एम के गांधी जी ने हिंद स्वराज कब लिखी थी? 1909 में। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ?
13 अप्रैल 1919। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में कहाँ किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल जो हुई थी उसमें। चंपारण में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन के। महात्मा गांधी ने के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था एनजी रंगा के द्वारा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वॉयसरॉय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था किसने? सर शंकर नायर ने। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत का दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया तो गांधी और तिलक थे। आगे चलते हैं। एम के गांधी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का रेलवे स्टेशन जहां गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था वो था पीटर मॉरिट्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था वो थी यरबदा जेल। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाना जाता है एम के गांधी जी को। आगे है भारतीय स्वतंत्रता, ये तो हो ही गया। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों पर गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? एम के गांधी ने। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान किसका आता था? उपवास का। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे होम रूल आंदोलन। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे है, गांधी जी के द्वारा कुछ आंदोलन चलाए गए थे उनका वर्ष है चंपारण 1917 में, असहयोग 1920 में और दांडी मार्च हुआ था 1930 में। अब साम्यवादी आंदोलन और विभिन्न दल देख लेते हैं कौन कौन से। दिल्ली में वॉयसरॉय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी थे कौन सी समिति थी? अनुशीलन समिति थी। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? तो बीपी वाडिया ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। आगे 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में, कब? वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया। ये कौन थे? पीएस तिरुमाबू। 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी कौन था? तो डायर। वह आंदोलन जिसको भारतीय स्वतंत्रता का मुस्लिम बुद्ध के रूप में जाना जाता है वो बहावी आंदोलन था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किसने किया था? तो एमएन रॉय के द्वारा। और सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल था।
आगे देखते हैं गांधी जी का संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था, अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा नेताओं के विरुद्ध हुआ था, साम्यवादी आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन आ जाता है अब। तो वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ, तो वो था खिलाफत आंदोलन। गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो M.K. गांधी जी को। भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो वो थे मदन मोहन मालवीय। आगे है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी किसने, हकीम अजमल खान ने। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा है, असहयोग। तो इसमें प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी जी के पक्ष में हो गए कौन, लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया, चोरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य किसमें रखा गया, असहयोग आंदोलन में। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ हुआ असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में, तो गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य, असहयोग आंदोलन। 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने। आगे देख लेते, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, तो बारदोली में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया गया, कौन सी थी, कैसरे हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, वो थे शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी किसने, चित्तरंजन दास ने। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास किया था किसने, डॉक्टर मुंजे ने। तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की घटना की सूचना किसने दी, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये देखिए रिपीट हो सकता है फिर से। गैर सहयोग यानी असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों से कौन संबंधित नहीं था, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। आजादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, ये किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। अब किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन। अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद रूप में परिवर्तन करना था। किसका उद्देश्य था, एक आंदोलन का। यूपी का है, इंपोर्टेंट है ये। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया था इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने। अब सुमेलन देखिए, कुछ संस्थाएं हैं। भारतीय मजदूर संघ जो 1955 में बना था, इसका दलीय किससे दल से संबंधित था, ये भारतीय जनता पार्टी से। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 में बना था, ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1949 में बना था, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से संबंधित था। अगला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, ये किससे संबंधित था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया वह था अवध। तेभागा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, लाला हरदयाल द्वारा। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की अंतिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो अफगानिस्तान में बनी थी। गदर पार्टी के नेता कौन थे, लाला हरदयाल, देख ही चुके। गदर पार्टी की स्थापना कभी कहाँ हुई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कामागाटू मारू क्या था, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला हुआ एक जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था, 4 भाषाओं में।
आगे देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन। तो आगे है इसमें स्वराज पार्टी, तो इसे देख लेते हैं स्वराज पार्टी को गठन कब हुआ है। ये है गठन किसके द्वारा हुआ, किससे संबंधित है, तो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा गठन इसका किया गया। तो स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए कौन 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 थे, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, सी आर दास। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था, तो डोमिनियन स्टेट से। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था सी आर दास ने। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कितने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया, तो ये एम ए जिन्ना ने किया था, के समर्थन जो किया था स्वराज दल का। स्वराज पार्टी से संबंधित थे तो एम आर जयकर। आगे देखते हैं साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, साइमन कमीशन ने यात्रा नहीं की थी ग्वालियर की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार किया। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर के द्वारा। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया, यूसुफ मेहर अली ने। इंपोर्टेंट है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम ए अंसारी। अब देख लेते कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का अपना लक्ष्य अंगीकृत किया, वो कौन सा था, 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो अस्पृश्यता उन्मूलन कानून शामिल नहीं था। ये 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। आगे है 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता भी किसने की, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। वह विदेशी पत्रकार जिसने धर्सना सॉल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया, तो वो थे वेब मिलर। प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया गया अब्बास तैयब जी के द्वारा। महात्मा गांधी धर्सना नामक नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के ढाबे के समय कहाँ थे, तो यरबदा जेल में थे। आगे देखते हैं, आगे है इसमें वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित था, तो गांधी जी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वो गुजरात के। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ की, अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 की जानी जाती है, किस लिए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया नमक कानून तोड़ने के लिए। बानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी कहाँ स्थित है, नौसारी जिले में, गुजरात में। आगे देखते हैं, नौसारी जिले गुजरात में। ये हो गया हमारा। अब गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन और गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था, वो थे कौन सा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, तो कहाँ ठहरे थे, तो वो किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में
महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा मानी, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो ये एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा है, सरोजिनी नायडू ने कहा है। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया, केटी पाल ने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णयन एवं पूना समझौता देख लेते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में किसने कहा था, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किए थे, तो गांधी जी और अंबेडकर ने। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं है, ये किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी देख लेते हैं, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें महात्मा जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया, तो वो था लखनऊ अधिवेशन। आगे देखते हैं, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन देख लेते हैं। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी, तो 28 महीने थी। प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वो थी बंगाल में नहीं बनाई थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था, तो रफी अहमद किदवई को। आगे देखते हैं, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया था किसने, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, किसमें, त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की, तो वह था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया गया था सर जॉन शोर को। देशी रियासत का संघर्ष देख लेते हैं, देशी रियासतों का। तो इसमें देशी राजाओं में से यथावत समझौता का पक्षधर कौन था, तो हैदराबाद था। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, वो था नागपुर अधिवेशन। भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप की नीति के लिए रेखांकित किया जाता है सर जॉन शोर को। अब देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रीय आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब की गई, 1940 में। आजाद हिंद फौज यानी आईएनए से जुड़े नहीं थे, बीसी दत्त नहीं जुड़े थे। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे सत्याग्रही, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। कैम्ब्रिज पैम्फलेट, नाउ और नेवर के रचयिता कौन थे, चौधरी रहमत अली। अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में। क्रिप्स 1942 में। सीआर फॉर्मूला 1944 में। बेबल योजना आई थी 1945 में। अब आगे देख लेते हैं क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से जुड़ा है, 1942 से।
बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी कब? 1942 में। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। यह कथन किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे देखते हैं। आगे 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ हुआ था कहाँ से? बंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई से। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार गठित की गई थी, वो बलिया में थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण ने। जहां यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। किसने कहा था? स्टेफर्ड क्रिप्स ने। अमेरिकी पत्रकार महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे तो लुई फिशर। ठीक है। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, वह भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेविल था। आगे देखिए, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किए गए थे राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, वह पार्टी थी कौन सी? हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने नहीं किया। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। आजाद हिंद फौज से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से आए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? CR दास थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत किसने की? सर टीवी सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने। आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार कब गठित की? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आजाद हिंद फौज का सैनिक जिसको 7 वर्ष का कारावास का दंड हुआ, वो थे राशिद अली। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय योगदान दिया, तो वो थे रास बिहारी बोस। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, किसने लिखा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? तो ये कटक में हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का था। वह भारतीय क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, तो ये रास बिहारी बोस ही थे। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा अंतरिम सरकार देख लेते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारतीय संविधान की पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है, यह घोषणा 1939 में किसने की? महात्मा गांधी जी ने। बेबल योजना कब आई? 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946। माउंटबेटन योजना 1947 में। बॉम्बे प्लान आया था 1944 में। अब माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता देख लेते हैं। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी? तो शांति घोष नहीं थी। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वह नेता जो सम्मिलित नहीं हुए, तो महात्मा गांधी। भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? रेडक्लिफ ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित
अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी? देश के विभाजन का। अखिल भारतीय कांग्रेस 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? गवर्नर जनरल ने की। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना गया? माउंटबेटन योजना को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये किसने कहा था? लॉर्ड एटली ने। वह योजना जो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो वो थे नई दिल्ली में। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसने संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तावित की, वह था पंजाब प्रांत। अब भारत का संवैधानिक विकास देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत के अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में के द्वारा किया गया था। 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसिप की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को 1905 में पुणे महाराष्ट्र में स्थापना की गई, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण के द्वारा। आगे देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब 1784 में की गई थी। अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति हो गई, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अधिनियम जिसमें भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो चार्टर एक्ट 1833 ने। पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन हुआ, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ हुई 1852 से 1892 से। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम के तहत हुई, वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था किसकी थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गई थी। इसमें द्वैध शासन प्रणाली भारत में कार्यान्वित रही 1921 से 1937 तक। 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, ये एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू जी ने। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, वह अंततः देश का विभाजन कराया था। कौन था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण क्या है? इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। अगला है, भारत सरकार का वह अधिनियम या एक्ट जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक मतदान की व्यवस्था की स्वीकृति मिली, तो ये मॉर्ले मिंटो अधिनियम है, लेकिन ये 1909 है। ये यहाँ पे 19 गलत लिख गया है, तो इसको आप 9 कर लीजिए, ठीक है। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं, उनके संस्थापक देख लेते हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? तो इवान इलिच ने दी थी ये। आगे है, सरदार अजीत सिंह किस संगठन से संबंधित थे? तो भारत माता सोसाइटी से। भगत सिंह नौजवान भारत सभा से। चंद्रशेखर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से या पार्टी से, यानी HSRA। आगे देखिए, विनायक दामोदर सावरकर अभिनव भारत समाज से संबंधित थे। और संगठन है जैसे सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग की स्थापना 1825 में हुई थी, ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस। आगे है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये 1876 में बनी। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी
1972 में। इंपोर्टेंट है, ये दोबारा से रिपीट हो सकता है आपका। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1917 में। रिपब्लिकन ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे देखते हैं, आगे है आपका बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो फजलुल हक। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जीडी बिड़ला। हरिजन सेवक संघ का पूर्ण नाम क्या था? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। दारुल उलूम की स्थापना किसने की? मौलाना शिबली नुमानी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। अब भारत के विभिन्न गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरॉय देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में किसने कहा था कि यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा है, ये पहले भी देख चुके हैं हम लोग। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स किसे कह के संबोधित किया? महात्मा गांधी को। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के समय। भारत में डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय। ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। वायसरॉय जिसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण के लिए गए थे, तो एक दंडित अपराधी ने, तो किसकी की थी? लॉर्ड मेयो की। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो जीके गोखले ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो गाजीपुर में। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके कार्यकाल में हुआ वह है लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है? रॉबर्ट क्लाइव को। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया? कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कर्जन थे। भारतीय समाचार पत्रों को कठोर नियंत्रण से मुक्त किया चार्ल्स मेटकॉफ ने। आगे देखते हैं, गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन वरुण ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने बोला? माउंटबेटन ने। भारत का एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय? तो लॉर्ड रीडिंग। दिल्ली में प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग पर। तथा कथित कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को हड़प लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में प्रथम बार सिविल सेवाओं को प्रवर्तित किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में भू राजस्व को पुनर्गठित करने वाले गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल एमस्टर हार्ट। भारत में दीपावली घोषणा की थी? लॉर्ड इरविन ने। सर जॉन शोर की नीति को दर्शाया गया गैर हस्तक्षेप की नीति के रूप में। आगे देखते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक संपादक आदि देख लेते हैं। द फिलॉसफी ऑफ बम के लेखक भगवती चरण बोहरा। कामरेड किस भाषा की है पुस्तक? अंग्रेजी की। नवजीवन गुजराती की है। स्वदेशी मित्रन ये तमिल भाषा की है। सुलभ समाचार बंगाली भाषा की पुस्तक है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जोनाथन पेरी। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी? तो फारसी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये 1901 में प्रकाशित हुई। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम मनोरंजन था। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। स्वदेश का प्रकाशन, जो समाचार पत्र है यूपी से संबंधित है, ये स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर से होता था, भारत बंधु का हाथरस से होता था, और सत्यवादी का आगरा से होता था, और शक्ति का अल्मोड़ा से होता था प्रकाशन इसका। ठीक है, तो ये देख लीजिए। आगे देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किस प्रांत से संबंधित थी? तो बंगाल से। वॉइस ऑफ इंडिया बंबई से। ट्रिब्यून पंजाब से। हिंदू मद्रास से। अब देखिए, दर्पण किस भाषा की है? तो मराठी भाषा के समाचार पत्र है।
संवाद प्रभाकर बंगाली भाषा का है। मुंबई समाचार गुजराती भाषा का है। स्वदेश मित्रन तमिल भाषा का है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक से लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की जिसमें नरमपंथियों की राजनीति की आलोचना की। किसने? अरविंद घोष ने। वंदे मातरम क्रांतिकारी पत्र के संपादक थे मैडम भीकाजी कामा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। कौमी आवाज पत्र किसने आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। कारागार जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी वो अहमदाबाद फोर्ट जेल में। आगे देखते हैं। आगे है इसमें महात्मा गांधी की वह पुस्तक जिसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है, वह है हिंद स्वराज। पत्रकार जो महात्मा गांधी का जीवनीकार है वो है लुई फिशर। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के अपने को संबंध किया था किसने? अरविंद घोष ने। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियोटिक के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। प्रख्यात समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हुए थे भारत विवेकानंद। क्रांतिकारी काल की वह लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना की करती थी वह थी काल। भारत द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 to 50। रिपोर्ट लिखी गई थी किसके द्वारा? W.H. स्लीमैन के द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया। द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं श्री राम कृष्ण पिल्लई। आर्यों के आर्य देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसका है? मनु बहन गांधी का। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक की पुस्तक किसने लिखी? भगत सिंह ने। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र की पुस्तक है ये। माउंट बेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे। बंदी जीवन के लेखक कौन है? सचिंद्र सान्याल थे। मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? कैथरीन मेयो के द्वारा। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल ने। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की है। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? एनी बेसेंट से है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का समाचार पत्र प्रारंभ किया गया वंदे मातरम। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया था मैथिली शरण गुप्त ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था स्वराज पार्टी ने। गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक लिखी थी ऐसे डांगे ने। क्रांतिकारी जिसने एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। महात्मा गांधी का जीवनीकार बी आर नंदा लुई फिशर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक थे एस एन सेन होना चाहिए, गलत हो गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं। आंदोलन जिसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक था वह था स्वदेशी आंदोलन। आगे देखते हैं। हिंदू के संपादक कौन थे? तो वीर राघवाचारी। केसरी के संपादक बीजे तिलक। सुधारक के जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखी है। दिलीप मुखर्जी ने टेररिस्ट लिखी। एस एन बनर्जी ने नेशन इन मेकिंग लिखी। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रुथ लिखी है। आगे देखते हैं। समाचार दर्पण किसके द्वारा संपादक कौन थे? मार्समैन। मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय। केसरी बीजी तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है।
बी.डी. सावरकर ने क्या लिखा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आर.सी. मजूमदार ने लिखा है दी सिपॉय म्यूनिटी एंड दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। एस.बी. चौधरी ने लिखा है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857 टू 59। अशोक मेहता ने लिखा है द ग्रेट रिवेलियन। तो ये थे कुछ पुस्तकें हैं, कुछ और हैं, ये देख लीजिए। बंगाली है किसके द्वारा लिखी गई है, ये इसके प्रकाशक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष की। और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती की पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीता रहस्य। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ। अब कुछ विविध देख लेते हैं, विविध, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिरजू महाराज किससे संबंधित थे, तो कालका बिंदादीन घराने से। उस्ताद राशिद अली खान रामपुर सहसवांश घराने से। पंडित छन्नूलाल मिश्र किराना घराना से। प्रभा अत्रे थे किराना घराने से। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब, कौन सा लाठी क्लब की स्थापना किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। मुजफ्फरपुर में सेशन जज कोर्ट किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में। शारदा अधिनियम आया था 28 सितंबर 1929 को। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कुछ और हैं यहाँ पे, व्यक्ति हैं और संबंधित कार्य हैं। डी.के. कर्वे सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। जे.ई.डी. बैथ्यून, ये थे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बी.एम. मालावारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा कब प्रारंभ हुआ था, अमृतसर से प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविदा अधिनियम कब आया, 1872 में। कब आया था, 1872 में। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। साझेदारी अधिनियम 1932 में। कंपनीज अधिनियम 1956 में। कुंडी जो शब्द है एक, ये इसका अर्थ है हुंडी से। दीवान खजांची को बोला जाता था। अमील राजस्व अधिकारी था। आजाद दस्ता था गुरिल्ला बैंड। आजाद दस्ता का अर्थ गुरिल्ला बैंड। प्रथा को मनुष्य के जीवन का मुख्य न्यायाधीश कहा है बेकन ने। प्रांत के नेताओं ने नोआखाली दंगों के विरोध में 25 अक्टूबर 1946 को नोआखाली दिवस के रूप में घोषित किया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने। फिल्म मोहल्ला 80 के उपन्यास पर आधारित है काशीनाथ सिंह के। पुराना हो गया, अब नहीं पूछा जाएगा। भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। तो ये भी आपका ओल्ड ही है। ठीक है, अब ये करंट का ही देख लीजिएगा। अब दी गई घटनाओं का कालक्रम देखिए। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में। खिलाफत मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक। जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ है, ये 20 अगस्त 1921 को हुआ है। आगे देखते हैं। आगे है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने। आगे देखते हैं। साइमन कमीशन आया था 1927-28 में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा कब गठित हुई, 9 दिसंबर 1946 को। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस पर हस्ताक्षरित हुआ 1972 में। वे दो कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने गांधी के अनुयायियों जो कांग्रेस में बहुमत में थे के विरोध और असहयोग के कारण त्यागपत्र दिया, चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखते हैं आगे। आगे है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी। वह वर्ष कौन सा था, 1922 में सहमत हुई थी। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, वह था रूस का विस्तार न हो जाए। 19वीं शताब्दी में भारत के प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया था, सर जॉर्ज कैंपबेल को।
भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है। थॉमस मुनरो। बीजी तिलक के सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मूलन ने किया था। किसके नेहरू पक्षधर नेहरू थे, किंतु गांधी नहीं थे। तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू थे, गांधी नहीं थे। भारत का ध्वज गीत यानी झंडा गान के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी कितनी आयु थी? 70 वर्ष। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी वे 3 राज्य जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना विलंब कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो जानते हो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित है का प्रारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर, पंजाब में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि कहाँ स्थित है? आगा खां पैलेस, पूना में। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है किसने? सरोजनी नायडू ने। कांग्रेस आई आई ये अलग संगठन था द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही पद त्याग करना पड़ा चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा को। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह किसने कहा था? के.एम. पणिक्कर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा था हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ये थे, और देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा और बचा है आपका, ये जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल जिसको प्रकोप ऑफ समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटीज बोला जाता है, कौन सा था यह काल? उड़ीसा का काल था। 1866-67 में पड़ा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा? महात्मा गांधी ने। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हो गए 1943 का। डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कथन किसने कहा था? क्लीमेंट एटली ने। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं गांव तथा कारखानों में पाई जाती हैं, ये कहा था भगत सिंह ने। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर थे, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। वे एक समाज सुधारक थे। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये किसके बारे में है? तो बी.एम. मालावारी के बारे में। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। भारतीय जनसंघ कब बना? 1951 में बना। भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बना। AIADMK पार्टी कब बनी? 1972 में बनी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1964 को हुआ। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? 1765 में हुआ। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 16 अगस्त 1765 को हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर कब बना? 1773 को। अब कुछ और देख लेते हैं सूचियां, बचा हुआ आपका 1 सेकंड। ये है आपका इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में। एक्सलास चैपेल की संधि 1748 में। ला बुर्दनाशे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ 1746 में। डुप्ले की पदच्युति हुई 1754 में। और कुछ और है, जैसे पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में, है ना। ये चीजें लास्ट की रटने वाली हैं, तो आप इसे जरूर देखिए। आगे देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के कौन संबंधित थे? नरेंद्र देव। स्वराज पार्टी से सी.आर. दास। फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस। और स्थापना है जस्टिस पार्टी यानी दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन की स्थापना रामास्वामी नायकर पेरियार ने की थी। अब भारतीय घटनाएं और कुछ बस, जैसे जल सेना अधिनियम बना था 1927 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ 1930। द्वितीय गुलमेज सम्मेलन 1931 और सांप्रदायिक निर्णयन हुआ था 1932 को। ठीक है, 1932 में हुआ है। अब आपका एंड होने वाला है। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26
जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया 15 जनवरी 1954 को। जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1957 को। आगे देखते हैं फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927। गांधी का दांडी मार्च हुआ कब? 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? ये हुआ है आपका 5 अप्रैल 1930 को। गांधी रिबन समझौता 5 मार्च 1931 को। पूना पैक्ट हुआ 26 सितंबर 1932 को। क्रिप्स मिशन कब हुआ? 22 मार्च 1942 को। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे ने की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने की। और मद्रास महाजन सभा की पी आनंद चालू ये है। और कुछ और है जैसे यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट ने। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंसानी बिरादरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण। विटले आयोग संबंधित था श्रम से। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य था तो बॉम्बे था पहला राज्य। आगे देखिए दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तो ये कुछ थे। अब इसके बाद में भूगोल आ जाएगा। तो ये आपका फिनिश हो गया। ठीक है, तो आपका मॉडर्न इंडिया लगभग 1 घंटे में आपका फिनिश हो गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ें तो हमारे कॉन्टैक्ट हम लोगों से दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उससे कर सकते हैं। थैंक यू।